Hello friends, today we are starting the new chapter number 5. Okay, the laws of motion. Motions के ऊपर कौन से लॉस बने उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में. Okay, new chapter started. The theory portion started and the theory portions are boring for some time. तो आपको ज्यादा अटेंशन रखना है यहाँ पे. Okay, तो मोशंस के अंदर अब तक हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन भी देखे हमने. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन. तो बहुत सारी मोशंस हमने देखी. देन द क्वेश्चन अराइज, हु गवर्न्स द मोशन ऑफ द बॉडी, और से who is responsible for the motion of the body, or say what are the reason behind the motion of the body, and the answer is the force which we have applied to it. The force is responsible for the motion. And when listen my word, when we discuss about the motion with the reason behind it, this motions ब्रांच कॉल काइनेटिक्स में क्या आएगा? रीजन्स बिहाइंड द मोशन एंड द मोशन मीन्स मोशन के साथ उसके रीजन की भी बात करनी होगी, तब उसे काइनेटिक्स कहा जाएगा. ओके, तो हमको पता है कौन सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन? द फोर्स. ओके, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, तो क्या करेंगे? फोर्स से होता क्या? देखो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है. फोर्स से होता क्या? बॉडी कम्स इन मोशन. ओके, तो मोशंस का मतलब क्या? प्लेस चेंज विथ टाइम, देन द बॉडी इज इन मोशन. इफ एट t बराबर 0 सेकेंड आई एम हियर, इन t बराबर 1 सेकेंड आई एम गेट्स हियर, देन आई ट्रैवल. मैंने क्या किया? मोशंस किया. ओके, आई ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो हम क्या करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, कौन सी तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है, टाइप्स ऑफ फोर्स. हम फोर्स की बात करेंगे. फर्स्ट, इफ आई पुल दिस पेन, देखो अभी रेस्ट में, इफ आई पुल दिस पेन, द पेन गेट मोशंस. तो फर्स्ट टाइप इज पुलिंग और से पुल. एंड ऑपोजिट, if I push this pen, then also it gets in motion. Then the second type is push type force. Okay, if I throw it, then also it gets motion. तो क्या कर देंगे? अगर हम इसे थ्रो करेंगे तो भी मोशन में आएगा. हमने थ्री कंडीशन देखी, उसमें पहले वो रेस्ट में था, फिर मोशन में आ रहा था, या फिर पुश करने से, या फिर पुल करने से, या फिर थ्रो करने से. अब हम ऐसा कुछ देखेंगे जिसमें पहले से मोशन में है ही. देखो अगर हम इंक्लाइन पे ऐसे रोलर को रखेंगे तो ये पहले से मोशन में है. तो अगर हमें इसे स्टॉप करना है, तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो स्टॉपिंग फोर्स ऑल्सो अप्लाई टू अ बॉडी टू चेंज इन मोशन. तो फोर्स कितने टाइप के फोर्स लगे? पुल टाइप के, पुश टाइप के, थ्रोइंग टाइप का, या फिर स्टॉपिंग टाइप का. इतनी टाइप के फोर्स लगे. देखो मैंने पहले से बोला आपका पूरा अटेंशन यहाँ चाहिए. अटेंशन चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, तो ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ फोर्स. इन सब में कॉमन क्या है? द कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज ऑल द फोर्स आर कॉन्टेक्ट टाइप. ऑल द फोर्स आर ऑफ कॉन्टेक्ट टाइप विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट. मैं यहां से कहूंगा आजा, नहीं आएगा. इफ आई वॉन्ट टू मुझे इसे मोशन में लाना है, तब उसे मुझे पुल करने पड़ेगा, या फिर पुश करना पड़ेगा, या फिर थ्रो करने पड़ेगा, या फिर मोशन चेंज करने के लिए इसको स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग फोर्स भी लगाना पड़ेगा. तो ऑल द मोशंस आर कॉन्टेक्ट टाइप. देन ऑल द फोर्स आर कॉन्टेक्ट टाइप. ऑल द फोर्स आर कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स. तो फोर्स की एक टाइप हो गई कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स. और उसमें कौन से फोर्स है? पुल टाइप फोर्स, पुश टाइप फोर्स, थ्रोइंग फोर्स और स्टॉपिंग फोर्स. The another type of force is non-contact type force. Then which force are there? Okay, non-contact type. देखो एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करेंगे. इफ
आई रिलीज दिस पेन फ्रॉम हियर विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, देखो मैं यहां से सिर्फ छोड़ दे रहा हूं, विदाउट अप्लाइंग इन फोर्स, देन ऑल्सो इट्स एक्सेलरेशन, इट्स गेट एक्सेलरेशन, इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड गोइंग डाउनवर्ड। मैंने तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी नीचे जा रहा है, मीन्स अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, नीचे खींचने के लिए कांटेक्ट देने की जरूरत नहीं, विदाउट एनी कांटेक्ट वो जा रहा है। समझ में आ रहा है? देन व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स इज नॉन कांटेक्ट टाइप, gravitational force. Okay, the another one is magnetic force. If there is one magnet over here and the iron pin over here, then this pin जैसे ही हम इसको थोड़ी सी नजदीक लाएंगे वो अट्रैक्ट होकर इस पे चिपक जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पे रख के छोड़ ही देना है इसको, इस दोनों को खींचने के लिए, इस मैग्नेट को, इस पिन को खींचने के लिए उसके साथ कांटेक्ट करना जरूरी नहीं, थोड़ी देर से ही वो खींच लेगा, इसके बीच में डिस्टेंस होगा फिर भी वो खींच लेगा। देन द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो a non-contact type force, and the another one is electric force. Okay, अब इसके बारे में 12th में पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 8th चैप्टर में इसी सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये ऑल आर नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स, देन दिस इज आर कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स, ऑल आर फोर्सेस। ओके, तो हमें फोर्स के ऊपर से क्या पता चला? फोर्स का काम क्या? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ फोर्स? टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, इफ इट इज इन रेस्ट देन इट्स मूव इट, इफ इट इज इन मूविंग देन इट स्टॉप इट। ओके, तो क्या करता है? चेंज इन मोशन। इफ वी अप्लाई फोर्स टू एनी बॉडी इट्स मोशन गेट चेंजिंग। ओके, समझ में आ रहा है? तो फोर्स की वजह से क्या होगा? मोशंस चेंज हो गए। तो मोशंस तो हमको पता है, तो उसके ऊपर से हम मेरा एक क्वेश्चन है, इफ वी नीडेड, अब क्या करेंगे हम? डायरेक्ट एरिस्टोटल और गैलीलियो का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा। अब हम फोर्स की बात कर चुके, अब हमको दूसरा जो बात करना है वो है इनर्शिया। अब हम जो दूसरी जिसकी बात करेंगे उसके बारे में वो है इनर्शिया। ओके, तो मैं पहले से एरिस्टोटल का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, बाद में इनर्शिया के ऊपर आते हैं। ओके, एरिस्टोटल स्टेटमेंट, एन एक्सटर्नल फोर्स मीन व्हाट? External force means what? The force applied from external sources, not its internal force. Okay, the force applied by external sources is called external force. An external force required to keep body in a motion. समझ में आ रहा है? एरिस्टोटल ने क्या स्टेटमेंट दिया? एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन ए मोशन। हमको ये चेक करना है कि एरिस्टोटल का ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो मोशन मेनली दो टाइप्स के आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब चलो हम पहले शुरू करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। अभी हम बाइसिकल पर बैठ गए, हम साइकिलिस्ट है। ओके, तो अगर हम पैडल अप्लाई करेंगे तो हमारी रेस्ट में जो साइकिल है वो मोशन में आएगी। Means what? If we apply external force to pedal, then our bicycle get moving. Okay? Then ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। And external force is required to keep body in a motion. तो बॉडी को मोशन में रखने के लिए उसको चाहिए, ऐसा बोला। अब क्या करते हैं? दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें बॉडी पहले से मोशन में और उसको कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। सोचो, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सोचो। अभी हम पैडल उस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। Uniform motion means what? Velocity v is constant. When v is constant, the body is called in uniform motion. Okay, आपको ये तो पता है। तो हम constant v velocity से pedal apply कर रहे हैं जिससे हमारी bicycle constant velocity से जा रही है। If we release the pedal or we can't apply pedal, we all know that bicycle gets stopped in some distance. Okay, थोड़ी सी दूर जाके bicycle अटक जाएगी तो फिर हमें क्या पता चला? अगर हम पैडल अप्लाई कर रहे थे तब तक यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था, जैसे ही हमने पैडल अप्लाई करना बंद कर दिया यूनिफॉर्म मोशन स्टॉप हो गए। मीन्स व्हाट? यहां पे भी लग रहा है कि एरिस्टोटल का स्टेटमेंट राइट है। एन एक्सटर्नल फोर्स, पैडल फोर्स
इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। पर वी ऑल नो दैट जो हम पैडल अप्लाई कर रहे थे वो क्या कर रहा था, हमारा जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था पैडल के थ्रू जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड, उसको ब्रेक करने जितना ही पैडल लगाना है, तभी यूनिफॉर्म मोशन चलते रहेंगे, ज्यादा फोर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर सोचो फ्रिक्शनलेस रोड के बारे में सोचो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोशन देके छोड़ देंगे, फिर भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं है तो हमने तो फोर्स अप्लाई ही नहीं किया, फिर भी चालू है, मोशन चालू है। मीन्स व्हाट, इफ यहां से देखो मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, हमको सिर्फ जो पैडल फोर्स अप्लाई करना है वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को ब्रेक करने जितना ही अप्लाई करना है, उससे ज्यादा नहीं अप्लाई करना है। अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी की मोशंस में इंक्रीमेंट आएगा। ओके, हमको चाहिए बॉडी मूविंग, कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमको क्या पता चला, अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी को मूविंग करना है तो हमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं है। हम जितना भी फोर्स देंगे वो तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स को ही ब्रेक करेगा। ओके, तो यहां पे मेरे को लगता है एक वर्ड होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स। एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन अ मोशन। अब इसको समझते, नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स व्हाट, नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स व्हाट, द टोटल फोर्स अप्लाइंग टू द बॉडी। ओके, नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स व्हाट, the total force applying to the body. A pedal force is an external force, a friction force also an external force. The total force of the two is the net external force. तो अभी अगर हम जितना पैडल इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं पैडल से, और फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जितना आ रहा है उतना ही फोर्स हम दे रहे हैं, तो बॉडी कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या हो रहा है, हम जो बाहर से फोर्स दे रहे हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन को ही ब्रेक कर रहा है। तो अभी हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये पैडल का जो फोर्स है पैडल फोर्स इज इक्वल टू दी फ्रिक्शन फोर्स, पर नेगेटिव हो गया। फ्रिक्शन का फोर्स जो जिस डायरेक्शन में और पैडल का जो फोर्स उस डायरेक्शन में, उन दोनों का अगर हम टोटल फोर्स ढूंढेंगे, नेट फोर्स ढूंढेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो मुझे क्या लगता है, अगर नेट फोर्स इज 0 देन बॉडी कीप मूविंग इन ए मोशन। ओके, तो इसी वजह से मुझे एरिस्टोटल का स्टेटमेंट रॉन्ग लगता है। क्यों, क्योंकि एन नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। ओके, वो तो क्या करे, फोर्स चाहिए, हमको फोर्स देना पड़ेगा अगर बॉडी को मूव करवाना है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इस स्टेटमेंट को एरिस्टोटल फॉसिलिटी स्टेटमेंट कहा भी जाता है। अब क्या हुआ, मोशंस के ऊपर और ज्यादा रिसर्च हुई। उसके बाद गैलीलियो ने अपना स्टेटमेंट दिया। गैलीलियो ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया। तो हम गैलीलियो का स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, फिर से बता रहा हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स व्हाट, द टोटल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी और ऑन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड द नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल फोर्स, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसे एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स मींस व्हाट, द समेशन ऑफ द ऑल द फोर्सेस। ओके, तो ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है गैलीलियो का स्टेटमेंट, और ये पूछा भी जाता है एग्जामों में। ओके, गैलीलियो स्टेटमेंट, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, उसने क्या बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, a body at rest continues to remain rest. Okay, body at rest continues to remain rest, and a body in a motion continues to move with uniform velocity. Okay, हमको इस स्टेटमेंट को समझना है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, हम ये इरेज करने वाले, आपने जो अगर नोट डाउन नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलो, हम रेस्ट और यूनिफॉर्म दोनों के बारे में अभी समझते हैं। समझो, इस एक टेबल है, लेट्स ड्रॉ टेबल, दिस इज द टेबल। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा है हमने। ओके,
जिसका मास कितना है, मास इज m। ओके, तो ये ब्लॉक अभी रेस्ट में, तो हमारा गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन द बॉडी इज एट रेस्ट, कंटिन्यूज टू रिमेन इन रेस्ट। तो गैलीलियो का इतना स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, हमको देखना है। अभी ये बॉडी रेस्ट में है और कंटिन्यू इन रेस्ट, देन क्या होना चाहिए, इसका टोटल एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पे कितना फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना आएगा, mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल फोर्स टू दी बॉडी इज n और से r इज अपवर्ड डायरेक्शन, और ये r इज इक्वल टू mg होने की वजह से दोनों एक जैसे, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स विल बी 0, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स विल बी 0। देन वी कैन से दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन द बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन्स कंटिन्यू इन रेस्ट, और कंटिन्यू रिमेन्स इन रेस्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने क्या पढ़ा, वो पैडल वाला पढ़ा। अगर पैडल से जो बाहर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ पैडल कितना है, फ्रिक्शन फोर्स जितना है ना, जितना ये फ्रिक्शन फोर्स है, उसके जितना ही हम पैडल से फोर्स दे रहे, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हम जो पैडल से फोर्स दे रहे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स है, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, उसका भी 0 होगा। पर अभी भी हमारी बाइसिकल आर इन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हमारी बाइसिकल क्या हो रही है, देखो हमें बाहर से जो फोर्स लग रहा है उतना ब्रेक करने जितना हम दे रहे, तो हमें जो बाहर से फोर्स लग रहा है, देखो अभी देखो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। हमको यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। बाहर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन का, हम भी फोर्स दे रहे हैं पैडल से, पर जितना हम दे रहे हैं बाहर से उतना ही फ्रिक्शन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अभी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी और टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब से हम गैलीलियो के स्टेटमेंट को राइट स्टेटमेंट बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, गैलीलियो का स्टेटमेंट याद रखना है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 a body at the rest continues to remain in rest and a body in a motion continues to move with the uniform velocity। ओके, तो याद रखना है, और ये रेस्ट की कंडीशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन, ये दोनों कंडीशन आर सेम। Why? Because the total external force apply in these both condition are 0। ओके, तो ये गैलीलियो का स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट को प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ओके, इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट से ये जो भी हो रहा है वो इनर्शिया की बात हो रही है। ओके, ये जो भी हो रहा है वो इनर्शिया की बात हो रही है। और इनर्शिया के बारे में मैं शॉर्ट में लिखूं, तो हम ये लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। ये हमको याद रखना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इनर्शिया के बारे में मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। ओके, जो भी चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगा इनर्शिया। इफ बॉडी इज इन रेस्ट देन रिमेन रेस्ट, इफ बॉडी इन मोशन देन रिमेन कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो क्या हो रहा है, जो रेस्ट में वो रेस्ट रहने की ट्राई करेगा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यू रखेगा। तो इनर्शिया मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। ओके, इनर्शिया को एक लाइन में बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज कॉल इनर्शिया। इनर्शिया का स्टेटमेंट क्या है, तो ये जो गैलीलियो का स्टेटमेंट है वही इनर्शिया का स्टेटमेंट है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन द बॉडी एट रेस्ट continues to remain in rest and the body in motion continue to move with the uniform velocity। ओके, आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है और इनर्शिया क्या है। फोर्स मीन्स व्हाट, इफ वी अप्लाई फोर्स द मोशन ऑफ द बॉडी गेट चेंज। अगर वो रेस्ट में
तो वो इंक्रीज होगी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चालू है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ओके, इन बोथ द कंडीशन फोर्स इज अप्लाई। एंड व्हाट इज इनर्शिया? रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, चेंज नहीं होने देने का। देखो ये जो इनर्शिया है ना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, नॉट द एक्सटर्नल सोर्सेज। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल बॉडीज, इंटरनल ये जो है ना वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास कुछ मास है, और मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट ही रहूंगा। अगर मुझे आपको मूवमेंट करवाना है तो मुझे बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तभी मेरा मास इस जगह से उस जगह तक ट्रैवल करेगा। ओके, द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टी है। और किसकी है वो? मास की इंटरनल प्रॉपर्टी है, वेट की। हमारे अंदर जो मास है उस मास की इंटरनल प्रॉपर्टी है इनर्शिया। ओके, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इनर्शिया के बारे में समझ आ गया। अब हम क्या चालू करते हैं? लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो थ्री लॉस है उनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो तो अब हम क्या चालू करने वाले? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, जहां तक भी हम खींच सकते हैं वहां तक। ओके, अब क्या करना है आपको? पूरा अटेंशन यहाँ रखना है। आपको इनर्शिया के बारे में थोड़ी बहुत, रेजिस्टेंस ऑफ चेंजिंग, इनर्शिया के बारे में पता चल गया। फोर्स इज व्हाट? टू मूव समथिंग वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। अगर आपको ये दो चीजें मालूम चल गई तो आपको पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना है, थियरी पे से थोड़ा भी अटेंशन जाने नहीं देना है। और आप कंटिन्यू, अभी जब मैं सिखा रहा हूं तब नोट डाउन नहीं करने का। जब भी एक टॉपिक खत्म होता है तब इसे पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। ओके चलो, तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, मैं पहले स्टेटमेंट ही पढ़ूंगा। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने बताया आपको। व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? External force means force applied by external source. Then net external force means addition of all the external force apply on one subject or one body. अगर यहाँ पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे तो वो सारे एक्सटर्नल फोर्स का एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स। ओके चलो, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, if the net external force F is equal to 0, then its acceleration is also be a 0। तो क्या होगा? तो अब acceleration क्या होगा? A is equal to 0 होगा। जब F 0 होगा तो A भी 0 होगा। And if there is an net external force on a body, then the acceleration can not be a 0 or non-zero or can be non-zero। तब क्या होगा? Acceleration कैन नॉट बी 0। जब फोर्स अप्लाई होगा तब एक्सेलरेशन भी आएगा। जब फोर्स इज इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ओके चलो, तो हमको पता है इफ एक्सेलरेशन इज 0 तब दो कंडीशन आ सकते हैं। अगर ये बॉडी का एक्सेलरेशन अभी रेस्ट में तो हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन इज 0। देन द फर्स्ट कंडीशन इज बॉडी इज एट रेस्ट एंड द सेकंड कंडीशन इज if the body is with uniform velocity, its velocity can't change, then acceleration also be 0. Then uniform velocity, in both of these two conditions the acceleration is 0. And what if the acceleration is not 0? Then the rest body start moving and the uniform velocity moving body gets change their acceleration। ओके, अब सोचो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से अगर हमको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगे तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर हम ब्रेक लगाए तो हमारी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इन बोथ द कंडीशन वेलोसिटी गेट्स चेंज। ओके, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन मोशन। ओके, तो यहां पे क्या हुआ? अब हमको स्टेटमेंट को पहले से पढ़ना है। देखो ये देखो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा तब क्या होगा? बॉडी स्टार्ट मूविंग, और या फिर मूविंग बॉडी में चेंज इन मोशन होगा, मोशन चेंज होगा या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब हम यहां से फिर से न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। इफ द net external force on a body is 0, if the net external force on a body is 0, then the body is at rest। A 0 होगा तो A 0 का मतलब है then the body is at rest or with a uniform velocity, it's travel with the uniform velocity।
और यहाँ अगर यहाँ पे फोर्स 0 हो रहा है तो या तो ये रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा. एंड इफ देयर इज एन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी देन द एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. मींस व्हाट? अगर यहाँ पे अगर हमको नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे देन द रेस्ट बॉडी गेट स्टार्ट मूविंग और द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी में क्या होगा? इसकी मोशन चेंज होगी. या तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे क्या पता चल रहा है? फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमें फोर्स के बारे में आइडिया लग रहा है. देखो, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी देन द बॉडी गेट्स चेंज इट्स मोशन. हमने जो आगे पहले ही बताया वही यहाँ पे आ रहा है. रेस्ट बॉडी मूविंग कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी में मोशंस में चेंजेस आ रहे हैं. तो फोर्स के बारे में आइडिया है. तो इसी के ऊपर से देखो, फोर्स के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं फिर से. अ फोर्स इज अ क्वांटिटी विच चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. ओके, यहां से हमें ये पता चला कि फोर्स इज द क्वांटिटी विच चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी. पर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड पता चली? हमें फोर्स की फॉर्मूला पता चली? नहीं पता चली. तो फर्स्ट लॉ के ऊपर से हमें क्या पता चलता है? हमको फर्स्ट लॉ के ऊपर से फोर्स के बारे में आइडिया आ जाता है. फोर्स के बारे में आइडिया आ जाता है या फिर उसकी डेफिनेशन मिल जाती है. इट्स डिफाइन द फोर्स. ओके, द फर्स्ट लॉ कैन डिफाइन द फोर्स और फोर्स के बारे में आइडिया आ जाती है फर्स्ट लॉ के ऊपर से. पर फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर फॉर्मूला डिराइव नहीं होता है फर्स्ट लॉ के ऊपर से. फर्स्ट लॉ के ऊपर से क्या पता चलता है? अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है देन बॉडी गेट स्टार्ट मूविंग और चेंजिंग मोशन. फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी के मोशन में चेंज आएगा. अगर फोर्स 0 है तो बॉडी एट रेस्ट और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. मैंने पहले ही बोला ये दोनों कंडीशन एक जैसी है. एक्सेलरेशन 0 या तो रेस्ट होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0. ओके, अगर आपको ये पता चल गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम में पूछा जाता है इसका स्टेटमेंट, आपको ये याद रख लेना है. ओके, चलो अब अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कंप्लीट किया तो अब हम देखो पहले से बोल रहा हूं बोरिंग नहीं होना है. थियोरिटिकल पोर्शन है, हमको पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना है. एक बार पूरे अटेंशन से समझ लोगे, दूसरी बार इतनी हार्डवर्क नहीं लगेगा. ओके, हम क्या करेंगे अब दूसरा पॉइंट देखते. मोमेंटम, उसकी साइन क्या है? पी इज द साइन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास. द प्रोडक्ट, हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. मास एंड द वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम. तो इसके ऊपर से हमारी फॉर्मूला डिराइव होगी, वो क्या होगी? P, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास m इनटू वेलोसिटी v. इसे वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम. P इज इक्वल टू m इनटू v. अभी यही v ही वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मास का वेक्टर क्वांटिटी है नहीं. ओके, द क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है. m इनटू v, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे m इनटू v. Then the momentum P is equal to m into v. मास into वेलोसिटी. आपको पता चल रहा है मोमेंटम क्या है? मास को वेलोसिटी से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा उसे हम मोमेंटम कहेंगे. तो मोमेंटम इज न्यू यूनिट, न्यू क्वांटिटी. देन यूनिट क्या आएगा? उसका मास का यूनिट आएगा किलोग्राम. देखो हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह में लिखने की कोशिश करेंगे. मास का यूनिट आएगा किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -1. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का यूनिट किलोग्राम. तो इसके ऊपर से डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन देखो यहाँ पे मैं यूनिट और डायमेंशन लिख रहा हूं. डायमेंशन क्या होगा? किलोग्राम इज इक्वल टू m1, मीटर L1, सेकेंड रेज टू -1, t रेज टू -1. तो यहां से मोमेंटम के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया. मोमेंटम मीन्स व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. P इज इक्वल टू m इंटू v. ओके, यूनिट क्या आएगा? m का यूनिट आएगा किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड. देन इट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ओके, डायमेंशन क्या आएगा? मीटर m1 L1 t-1. कहां से बना? m1 L1 t-1. अभी इसका एक और यूनिट आएगा, और यूनिट जो उसको बाद में बताऊंगा मैं. न्यूटन इंटू सेकंड भी बनेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे. मोमेंटम पता चला आपको? मोमेंटम पता चला. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी उसे मोमेंटम कहेंगे. हमको क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ी मोमेंटम? क्यों इन्होंने नई राशि बनाई मोमेंटम? बिकॉज
मोमेंटम गिव्स समथिंग मोर देन वेलोसिटी। मोमेंटम आपको वेलोसिटी से कुछ ज्यादा बताएगा। जैसे सोचो, यहाँ पे ये है, एक बाइसिकल है और यहाँ पे एक कार है। ओके, ये बाइसिकल है और ये कार है, दोनों इक्वल स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड और 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और उन दोनों का उस वॉल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों ने एक ही साथ एक ही जैसी स्पीड में, सेम स्पीड से जाके उन दोनों ने वहां पे इंपैक्ट किया, एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे बताओ किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी। मैंने बताया ना, मोमेंटम गिव्स यू मोर देन समथिंग। ओके, वेलोसिटी से कुछ ज्यादा बताएगा, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी। बाइसिकल की भी 20 किलोमीटर पर आवर थी, कार्स की भी 20 किलोमीटर पर आवर थी। बट व्हेन दे एक्सीडेंट और दे इम्पैक्ट, the impact of car is higher than the impact of bicycle. Why? Because the mass of the car is higher than the mass of the cycle. Okay, तो इसीलिए बोला मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा। इसीलिए मोमेंटम ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी से भी। तो मोमेंटम मीन्स व्हाट? P is equal to m into v. P is स्केलर क्वांटिटी, नो सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, m1 l1 t minus 1. ओके, हमको अगर मोमेंटम पता चल गया, तो अगर मोमेंटम आपको पूरी तरह से पता चला तभी आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता चलेगा। ओके, चलो तो अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो आप। इफ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये देखो ये बहुत ही काम की चीज है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force is act. Okay, तो हमको क्या बताया? जो मोमेंटम का चेंजेस आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो हम बाहर से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? If the applied force is F, if my applied force is F, then it's directly proportional to rate of change. देखो ये क्या हो गया? Change in momentum हो गया। P is the sign of momentum, तो ये हो गया change in momentum। तो rate of change in momentum means what? हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा मोमेंटम को। तो अब यहां से फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला पे से हम फिर से डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा? Rate of change in momentum is directly proportional to force, applied force, and what is the direction of force? And the direction of force, और जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज होगा। ये बता रहा है इस स्टेटमेंट के ऊपर से। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू K। ओके, प्रोपोर्शनल डेरिवेशन बाद में करते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये सही है स्टेटमेंट या रॉन्ग है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, अभी हम बाइसिकल पे जा रहे हैं। बाइसिकल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूटन्स लॉ। ओके, यहाँ पर बाइसिकल पे हम जा रहे हैं, हमारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, हमको क्या करना है? मोमेंटम चेंज करना है। मोमेंटम चेंज करना मीन्स व्हाट? आइदर वी कैन चेंज मास और आइदर वी कैन चेंज वेलोसिटी। अभी हम जो जा रहे हैं, अभी अचानक से हमारा मास चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को चेंज करेंगे। हम बाइसिकल पे जा रहे हैं, instantaneously I increase the pedal force, then my velocity gets increase। और वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज होगी, जैसे ही मैं स्पीडीली पेडल मारूंगा, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज तो होगा पर इंक्रीज होगा। मोमेंटम चेंज तो हुआ पर इंक्रीज हुआ। तो अगर मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो मैंने अप्लाई फोर्स है वो भी बढ़ाया था। अगर मैं अप्लाई फोर्स बढ़ा रहा हूं तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है एक डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो और क्या करता हूं, अभी मोमेंटम कम करके देखते। हम जा रहे थे, अचानक से हम ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? माई मोमेंटम गेट डिक्रीजेस, देन माई अप्लाइड फोर्स गेट डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, अगर मैं पेडल फोर्स जो मार रहा हूं, ब्रेक मारेंगे तो मुझे पेडल फोर्स कम करना पड़ेगा। अगर मैं पेडल फोर्स कम करूंगा तो मेरा मोमेंटम भी कम होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, टाइम के साथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो, अगर मैं जो फोर्स पेडल से अप्लाई कर रहा हूं वो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, मैं टाइम ले रहा हूं पेडल फोर्स इंक्रीज करने में, तो क्या होगा?
सॉरी, मुझे टाइम लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा टाइम यूज कर रहा हूं, टाइम इंक्रीजेस, बट क्या हो रहा है, मेरा फोर्स अप्लाई करने वाला डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, उल्टा समझते, मैं अगर इंस्टेंटेनियसली ब्रेक मारूंगा, माई टाइम इज इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, थोड़ा ही समय में मैंने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो टाइम कम किया मैंने, थोड़े ही समय में अप्लाई किया, टाइम मैंने कम किया, फोर्स मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। अगर मुझे दूर जाके सोचो यहां से मुझे 5 मीटर के बाद मुझे अपनी गाड़ी को स्टॉप करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं जो है, अगर मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो मुझे फोर्स स्लोली अप्लाई करना पड़ा, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं तुरंत ब्रेक मारूंगा तो मेरा टाइम डिक्रीज, मैंने तुरंत ब्रेक मारी, टाइम डिक्रीज, पर मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा तुरंत रोकने के लिए। तो क्या हो रहा है, फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट राइट है। अगर इससे नहीं पता चल रहा है तो हम दूसरा कोई एग्जांपल ले रहे। यू ऑल नो क्रिकेट बॉल कैचिंग आपको सबको पता है। अगर यहां से बॉल आ रहा है, मैं यहां से लेके यहां तक इसे ड्रैग करता हूं और हाथ में कैच करता हूं। देखो यहां से बॉल आ रहा है, ये देखो ये मेरा बॉल है, यहां से बॉल आ रहा है, मैं ड्रैग करके कैच करूंगा तो क्या होगा, मैंने यहां से उसे पकड़ लिया पर तुरंत ही हाथ को स्टॉप नहीं किया, मैंने यहां तक पीछे तक खींचा, तो उससे क्या होगा आपको पता है, आपको थोड़ा कम दर्द होगा। तो अभी क्या हुआ, मैंने यहां से लेके यहां तक मोमेंटम को स्लोली चेंज किया, तो मुझे फोर्स बहुत कम लगा। समझ में आ रहा है? मोमेंटम को हमने धीरे धीरे चेंज किया, मोमेंटम और टाइम कैसे समझने की टाइम कर। अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया तो मेरा फोर्स कम हो गया। ओके, टाइम इंक्रीजेस, फोर्स कम हो गया, मुझे जो इंपैक्ट लग रहा था तो वो कम हो गया। और उस उल्टा, अगर जैसे ही मैंने कैच आ रहा है, मैं अगर ऐसे ही करके पकड़ लूंगा, पीछे नहीं लूंगा, अगर यहां से ही ऐसे कैच कर लूंगा तो मैंने कम टाइम के अंदर कैच किया, तो अगर मेरा टाइम कम हुआ तो मुझे इंपैक्ट ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। तो ये इस पे से भी समझ सकते, अगर मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो मेरा फोर्स कम लग रहा है, अगर मैं कम टाइम ले रहा हूं तो मेरा फोर्स ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला या तो आप बाइसिकल वाले एग्जांपल पे से समझ सकते हो या फिर कैचिंग वाले एग्जांपल पे से समझ सकते हो। तुम्हारी बुक्स के अंदर कैचिंग वाला एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, चलो तो अब डेरिवेशन करते हैं और फोर्स की फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो कोई कांस्टेंट के डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, ये के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इसलिए इसको हम निकाल देते हैं। ओके, देन एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर सेकंड लॉ। और ये हमको नहीं याद रखना, हमको इसको और भी ज्यादा डिराइव करना है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए तो ये मेरा एवरेज फोर्स हो गया डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। अगर हमको इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एफ इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वो हमारा डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, तो ये डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। आपको पता ही है, एफ इज इक्वल टू डी पी अपन डी टी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा dp अपन dt। दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस फोर्स, और इंस्टेंटेनियस फोर्स को ही हम फोर्स भी कह सकते हैं, F इज इक्वल टू dp अपन dt। ओके, ये न्यूटन्स लॉ की एक और फॉर्मूला है सेकंड लॉ की। अभी हमको यहाँ पे नहीं अटकना है, हमको P की फॉर्मूला भी मालूम है, द मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी है, तो हम यहाँ पे P की जगह पे एम भी लिखेंगे। देखो यहाँ पे देखते रहो, तो P की जगह पे मैं एम भी लिखूंगा तो क्या होगा, वहां पे लिखू, यहाँ पे लिखता हूं, देखो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी। पी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एम वी। अब एम तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे बाहर निकालूंगा डेरिवेशन में से, तो एम डी वी बाई डी टी आएगा। और हम सबको पता है डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो देन माई स्केलर एफ इज इक्वल टू एम, सॉरी वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। देन दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ऑफ माई सेकेंड लॉ। तो देखो क्या हुआ सेकेंड लॉ के ऊपर से हमें फोर्स की फॉर्मूला भी डिराइव हुई, और फॉर्मूला डिराइव होता है हम मैग्नीट्यूड भी ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ के ऊपर से फोर्स के बारे में आइडिया आती है या फिर डेफिनेशन मिल जाती है, जबकि सेकेंड लॉ हमें मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला दोनों देता है। सेकेंड लॉ पे से हमें मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला दोनों पता चल गई। ओके, आपका अटेंशन यहाँ पे है क्या? ओके, चलो फोर्स अभी हमारे पास पहली बार आया, न्यू क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। तो यूनिट क्या आएगा उसका,
यूनिट क्या आएगा उसका, एम का यूनिट होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मास इंटू सेकंड रेज टू -2, मास इंटू सेकंड रेज टू -2, ये हमारे यूनिट हो गई। और फोर्स की दूसरी यूनिट क्या आएगी, फोर्स की दूसरी यूनिट एन, एन नहीं बोलना है, ये है न्यूटन। ओके, अगर हमको न्यूटन पूरा लिखना है तो स्मॉल में लिखना है, अगर साइन में लिखना है तो कैपिटल एन लिखना है। न्यूटन ऐसे भी लिखोगे तो ये हो गई फोर्स की यूनिट। ओके, देन हमको डायमेंशन निकालना है। देखो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा। किलोग्राम की डायमेंशन क्या होगी, m1, मीटर रेज टू L1, मीटर रेज टू 1, टाइम रेज टू -2 मीन्स t रेज टू -2। तो यहां से हमारी फोर्स की mlt क्या हो गई, m1 L1 t -2। तो ये mlt बहुत बार पूछी जाती है। फोर्स इज वन ऑफ द की फैक्टर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम हियर। फिफ्थ चैप्टर से आपको आगे जाके जहां तक भी साइंस में फिजिक्स पढ़ोगे वहां तक आपको फोर्स अप्लाई करने का जरूर पड़ेगी। फोर्स इज द मेन की फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दिस। ओके, चलो तो हमको क्या हुआ, हमने सेकंड लॉ के ऊपर से फोर्स की फॉर्मूला भी डिराइव की, फोर्स की यूनिट भी फाइंड की, फोर्स का डायमेंशन भी फाइंड किया। ओके, फोर्स कैसे अप्लाई होता है, मोमेंटम चेंज होने की वजह से कैसे फोर्स मिलता है, टाइम चेंज होने की वजह से कैसे फोर्स मिलता है, वो सारी चीजें देख ली। ओके, तो अगर सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया तो सेकंड लॉ के अंदर हमें नोट्स करने की 3 और 4 नोट्स है। हमको 2-3 चीजें नोट्स करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ F is equal to 0 then my acceleration is equal to 0। देखो F is equal to m है, F is equal to m है। If F is equal to 0 then acceleration ही 0 होगा, मास तो कभी 0 होगा नहीं, मास तो कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही ना। तो if F is equal to 0 then acceleration is equal to 0। अगर ये हो रहा है, फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन भी 0 हो रहा है, तो ये क्या है, ये सेकंड लॉ हमारे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को भी फॉलो करता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, इफ F इज 0 नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन माय एक्सेलरेशन आल्सो गेट 0। तो हमारी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को भी फॉलो करता है सेकंड लॉ। ओके, देन द सेकंड थिंग इज दैट द फोर्स इज द स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको हर एक डायमेंशन के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे जो मेरे पास जो स्पेस बची हुई उसके अंदर मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू, मैं जो लिख रहा हूं देखे D, यहां से नहीं लिखते, यहां पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके स्ट्रेट लाइन बना दे। F इज इक्वल टू dpx, fx इज इक्वल टू dpx बाई dt इज इक्वल टू max। मैं लिख लेता हूं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ। Fy इज इक्वल टू dpy, आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे चाहिए, अटेंशन जाना नहीं चाहिए यहाँ से, dpy my, देन fz इज इक्वल टू dpz बाई dt इज इक्वल टू maz। मीन्स व्हाट, हमारी फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम सिंगल एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन या फिर जेड डायमेंशन में सिंगल भी दिखा सकते हैं, सिंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स व्हाट, अगर हमारा कोई फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी ट्रैवल नहीं करी है। सोचो अगर स्पेस ही नहीं है, कहां पे लिखो, यहां पे दिखा रहा हूं, देखो अगर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में और हमारा जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, देन हम फोर्स की इस डायरेक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है तो fx इज इक्वल टू max और dpx बाई dt। अगर हमको y डायरेक्शन की फॉर्मूला निकालनी है तो इसी फोर्स की y डायरेक्शन की फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, z डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, x डायरेक्शन में i कैप करके लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में j कैप करके और z डायरेक्शन में k कैप से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो फोर्स इन सब के ऊपर से ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये सेकंड में क्या याद रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, द थर्ड पोर्शन ऑफ द फोर्स इट्स आईएमपी नोट्स। ओके, थर्ड नंबर की नोट्स है वो आईएमपी नोट्स है। एंड व्हाट इज दैट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आपको नोट डाउन करना है या फिर सुनना है मेरे को ध्यान से। द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट इंस्टेंट is only depends upon the force apply at that instant। ओके, ये जो मैंने लिखा ना, इसको बोला ना मैं लिख के रखता हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑन अ बॉडी
at instant is only depends। चलो इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट लॉ है ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं फर्स्ट लॉ को इरेज करने वाला हूं, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं भी किया है तो पॉज करके। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देन थर्ड जो हमारी नोट्स है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। थर्ड नंबर की नोट्स, इफ एक्सेलरेशन ऑन बॉडी एट इंस्टेंट is only because of the force applied at instant। इसका क्या मतलब हुआ हमको ये समझना है। चलो अभी ये जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट, इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू टी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर जो फोर्स उस टाइम पे लग रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सोचो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट वो ट्रैवल कर रहा है किसी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अभी ट्रेन को जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को भी लग रहा होगा। तो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन इसका आएगा। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते या फिर छोड़ देते ट्रेन में से बाहर की ओर छोड़ देते, और यहाँ पे आने के बाद इसका एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी। ओके, यहाँ पे आने के बाद इसका एक्सेलरेशन ओनली विल बी इन दिस डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज यहां से छोड़ने के बाद इसके ऊपर फोर्स, ये तो ट्रेन का तो फोर्स लगने वाला है नहीं, तो अभी कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? अभी उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो ये एक्सेलरेशन को हम जी कह सकते हैं, जी एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी कहते हैं। तो यहां से हमें क्या याद रखना है? एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी एट इंस्टेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाई एट अ इंस्टेंट। अभी जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वही एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, आगे की हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, क्योंकि इसके ऊपर से एग्जांपल आएंगे कि हम कोई टेम्पो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ से हम एक बॉडी ऑब्जेक्ट स्टोन को छोड़ते हैं, तो स्टोन को छोड़ने के बाद उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी जब टेम्पो के ऊपर है तब उसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? दिस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि टेम्पो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा अब तो आपको। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट है कि द मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज ओनली डिपेंड। ओके, हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वही सबसे ज्यादा जरूरी है। फोर्थ डेफिनेशन क्या है? फोर्थ नोट डाउन करने का मुद्दा वो नोट क्या है कि चेंज इन मोमेंटम इज नीडेड टू अस। अ सिंगल पॉइंट मोमेंटम कुछ भी काम की चीज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट का मोमेंटम है, वो कुछ भी काम का नहीं है। हमको दो मोमेंटम चाहिए। चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज बी नीडेड और ऑलवेज बी कंसिडर्ड फॉर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, अगर आपको ये सारी चीजें पता है जल्दी, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, सेकंड लॉ, अभी हमको एक छोटी सी एक और चीज देखनी है, इंपल्स। ओके, वो बहुत छोटी है, 1 या 2 मिनट का पॉइंट है, 1 या 2 मिनट का। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इंपल्स के बारे में डेफिनेशन लिखने वाला हूं। इंपल्स, ओके, इंपल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and time duration is called impulse or gives impulse। ओके, तो impulse इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? impulse इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू एफ, और टाइम ड्यूरेशन को क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। Then F into delta T will be my impulse। तो F into delta T करेंगे। यहाँ पे देखो, F into delta T, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में इसे ऊपर लिया हो, तो F into delta T is equal to what?
डेल्टा पी, F is equal F into डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा पी। तो हमें ये फिर से क्यों निकाला, जिस तरीके से मोमेंटम की ज्यादा जरूरत नहीं थी, उसी तरीके से ये जो न्यूटन्स लॉ में फॉर्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, उसी में से हमने फिर से एक नई क्वांटिटी बनाई, इम्पल्स। ये क्यों करने की जरूरत पड़ी, ये इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि कभी कभी फोर्स ए वो बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है। बहुत बड़ा फोर्स अगर बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ तो हमको वो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो नहीं पता चलता कि कितना टाइम ड्यूरेशन है, हमको वो फोर्स कितना अप्लाई हुआ वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम फोर्स इंटू डेल्टा टी, मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सोचो अभी कोई बॉलर है, वो अपनी कुछ स्पीड से, कुछ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल हमारी ओर फेंक रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैट से उसे इंपैक्ट करेंगे तो बॉल हमारी इस डायरेक्शन में, हाँ इस डायरेक्शन में जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। तो हमको आने वाली स्पीड पता थी, आने वाली स्पीड पता थी मतलब क्या, हमें मोमेंटम पता था आने वाली बॉल का, m इंटू वी पे से हमको आने वाली बॉल का मोमेंटम पता था। इंपैक्ट होने के बाद जाने वाली स्पीड हमको पता है, तो जाने वाला मोमेंटम भी हमको पता है, हमको P1 भी पता है और इंपैक्ट होने के बाद का P2 भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी फाइंड कर सकते हैं। पर जो इंपैक्ट हुआ वो उतने स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हुआ, जो बॉल ने बैट के ऊपर इंपैक्ट किया F फोर्स से, वो उतने छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया कि हमको वो कैलकुलेट करने के लिए कोई मशीन नहीं है, या फिर हमको वो कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है कुछ भी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तब डेल्टा पी फाइंड करेंगे। तो वो जो डेल्टा पी फाइंड करेंगे वो हमको इंपल्स देगा, वो क्या है, F इंटू डेल्टा टी है। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, P2 माइनस P1 करके, P2 minus P1, then P2 is what, the end momentum after impulse, आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है वो P2 है, कोलिजन के पहले का मोमेंटम जो है वो P1 है। ओके, और इसके अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M2V2 माइनस M1V1। ओके, मास, लास्ट में जो मास है वो लास्ट की वेलोसिटी, फर्स्ट में जो मास था वो फर्स्ट की वेलोसिटी, ये जो लिखेंगे तो ये हमको क्या देगा, इम्पल्स देगा। इम्पल्स की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन इंटू सेकंड। मैंने बोला था ना न्यूटन इंटू सेकंड भी आएगी कहीं पे भी। ओके, तो ये न्यूटन इंटू सेकंड क्या होगा, ये भी इम्पल्स की सॉरी यूनिट है, उसके ऊपर से डायमेंशन भी हम बना सकते हैं। चलो, तो हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दी फोर्स एंड इनर्शिया। यहाँ पे अटेंशन है, रिवीजन करवा रहा हूँ। फोर्स एंड इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ चेंजिंग। ओके, चेंज करेगा रेजिस्टेंस को। फिर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, इफ F इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0, एंड इफ F अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन कुछ ना कुछ चेंज इन मोशन होगा। ओके, देन हमने सेकंड लॉ पढ़ा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स यू फोर्स, गिव्स यू दी अप्लाई फोर्स, F इज इक्वल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम। ओके, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, उसके ऊपर से इंस्टेंटेनियस फोर्स F इज इक्वल टू dp बाई dt, उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ये हमारी बहुत ही काम की फॉर्मूला है, बहुत सारे कैलकुलेशन इसी के ऊपर से होंगे अब से लेके हर एक चैप्टर में। F इज इक्वल टू ma। ओके, F इज इक्वल टू ma याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके ऊपर से यूनिट, डायमेंशन। फिर हमने ये फोर नोट्स हमने देखे कि ये फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, थर्ड वाज इंस्टेंट वाला, और फोर्थ वाज चेंज इन मोमेंटम काम का है। सिंगल पॉइंट मोमेंटम हमें कुछ काम का नहीं है, चेंज इन मोमेंटम ही काम का है। और फिर लास्ट में हमने देखा इम्पल्स। इम्पल्स में मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन और फोर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है हमारा इम्पल्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या तो हम इसी लेक्चर में, अगर ये लेक्चर कंटिन्यू होता है तो इसी लेक्चर में हम यहाँ तक जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं वो लेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स और नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ बाकी है, अभी थर्ड लॉ से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा? थैंक यू।